नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वीं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कांग्रेस और आयुर्वेदिक एक्सपो का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी मौजूद रहे। आयुर्वेद कांग्रेस में देश विदेश के आयुर्वेद के विशेषज्ञ और आयुर्वेद से संबंधित प्रोडक्ट रखे गए हैं। आयुर्वेद से संबंधित साहित्य और उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों में आयुर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका में होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयुष विभाग लगातार कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि जड़ी बूटियों के हिंदी नाम के साथ ही अंग्रेजी नाम को भी प्रचारित करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद एक्सपो यहाँ आयोजित करने के लिए, आयुर्वेद के सम्मेलन को आयोजित करने के लिए विश्व के प्रतिनिधियों को देवभूमि उत्तराखंड में आने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमको ये बड़ा मौका मिला है, जिससे निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे विश्व में लोगों को पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलेगा। अनेक प्रतिनिधि जो आज देहरादून उत्तराखंड आए हैं और 4 दिनों तक लगातार यहाँ पर मंथन करने वाले हैं, वैद्य हैं, विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में लंबा जिनका अनुभव है। तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर चल रही कवायद अब और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जहां शासन ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है, दूसरी तरफ अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भू कानून को लेकर सभी अधिकारियों से सुझाव मांगे। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी लोगों की सहभागिता और सुझावों के आधार पर सशक्त भू कानून बनाने का काम किया जाएगा, ताकि राज्य का मूल स्वरूप बिगड़ने न पाए और यहां की संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। सभी की सहभागिता से, सभी स्टेक होल्डर से, राज्यवासियों की भावना, उनके सुझाव से एक सशक्त भू कानून लाएंगे जो राज्य की मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देगा। उसी की तैयारी हो रही है। ये बड़ी खबर की ओर, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे हैं। सशक्त उत्तराखंड को लेकर चर्चा की जा रही है, विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है और शासन के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो आपको बता दें कि सीएम धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सचिवालय में मुख्यमंत्री ये बैठक कर रहे हैं। सशक्त उत्तराखंड को लेकर चर्चा की जा रही है इस पूरी बैठक में और विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है और जितने भी विभाग हैं, उनके जो बड़े अधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, एक तो इस बैठक में किन कामों का समीक्षा लिया जा रहा है, कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हैं, बैठक कितनी लंबी चलने वाली है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी की अपडेट आपके पास अभय? दीपक, सचिवालय में ये बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समीक्षा बैठक को यहां पर कर रहे हैं। शासन के सभी आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि सशक्त उत्तराखंड 2025 का जो लक्ष्य सरकार ने चुना है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने जो योजनाएं शुरू करी है, जो रणनीति बनाई गई, उस पर अब तक कितना चलने का काम हो पाया है, उन सभी की प्रगति जानने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करें। अधिकारियों के लिए भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि वो किस प्रकार से जनपद ब्लॉक स्तर पर काम कर सकते हैं, किस प्रकार से जनता से संवाद बनाया जा सकता है, जनता की जो समस्या है उनका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो घोषणाएं अब तक हुई है, उन घोषणाओं पर भी किस रूप में काम यहाँ पर किया जा रहा है और प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य के लिए कौन सी विकास की योजना सबसे जरूरी है, उसको किस रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, उन सब चीजों को जानने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। जी अभय, अभी हमने पिछले दिनों ही देखा कि कैबिनेट की बैठक, इसके बाद फिर समीक्षा बैठक, यानी कि मुख्यमंत्री के और बाकी कामों के अलावा हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो कैबिनेट की बैठक हो या किसी बड़ी योजना को हरी झंडी दिखानी हो, बड़े फैसले लेने हो, और फिर ये समीक्षा बैठक, ये बैक टू बैक जो मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक किया जा रहा है,
मतलब इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि समीक्षा बैठक आज हो रही है और तमाम तरह के काम है जिनकी समीक्षा की जा रही है, यानी कि मुख्यमंत्री की एक तत्परता और जो उनकी पहल होती है सभी कामों को पहले रखना और उसके बाद उसका समीक्षा करना समय समय पर, ये एक मुख्यमंत्री की इनिशिएट कह सकते हैं या मुख्यमंत्री जो करते हैं उसमें एक बड़ा एक्शन ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, अभय को मेरी आवाज नहीं जा रही है, आप थोड़ी देर बाद फिर हम अभय से जुड़ेंगे। तो सचिवालय में मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की और उस कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले लिए गए और अब एक बार फिर से जो काम उत्तराखंड में चल रहे हैं मुख्यमंत्री के आदेश पर, वो उन कामों को लेकर वो काम कहां तक किए जा चुके हैं, कहां तक बाकी हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और अभय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने कहा अभय कि पिछले दिनों ही उन्होंने कैबिनेट बैठक की और कैबिनेट बैठक में उन्होंने जितने भी काम थे या बड़े फैसले लेने थे उनको हरी झंडी दिखाया और जिन कामों को लेकर चर्चा की जानी थी वो किया। अब ये समीक्षा बैठक क्या कुछ दिखाता है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश पर काम चल रहे हैं उनकी समय समय पर समीक्षा करना भी मुख्यमंत्री एक मतलब बड़ी पहल मानते हैं और उसी की एक पहल का एक एग्जाम्पल ये भी है। टिपिकल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास के लिए काम करते हैं, जो जनहित के लिए योजनाएं इस समय संचालित हो रही है, उन योजनाओं पर काम करने की कितनी आवश्यकता है और अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत वहाँ पर हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से उन सब चीज़ों का फीडबैक यहाँ पर ले रहे हैं, जिस फीडबैक के आधार पर यह कहा जा सकता हो कि विकास की जो योजनाएं वो धरातल पर उतर रही हैं और उसका लाभ जनता को यहाँ पर मिल रहा है। जनता को इन योजनाओं का लाभ किस रूप में मिल रहा है, अधिकारियों के द्वारा अगर अभी तक जो भ्रमण कार्यक्रम थे उनको करने का काम नहीं किया गया तो उस पर जल्द से जल्द अधिकारियों को भ्रमण कार्यक्रम बनाने के लिए कहा गया। प्रवास कार्यक्रम उनके यहाँ पर होने चाहिए ताकि प्रवास कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की जो समस्याएं वो उनके द्वार तक समझने का प्रयास हो सके और उनके घर पर ही उन समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो सके। आज इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2025 के लिए जो लक्ष्य सरकार ने चुना है उस लक्ष्य की किस प्रकार से प्राप्ति यहाँ पर की जा सकती है। 2025 तक उत्तराखंड राज्य को कैसे सशक्त राज्य बनाया जा सकता है, जो अग्रणी राज्यों में शुमार करने के लिए कोशिश रखी गई है, जिस कोशिश को सरकार आगे बढ़ना चाहती है कि विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड राज्य शुमार हो सके, उसके लिए आगे का जो खाका यानी जो रोड मैप बनाया गया उस रोड मैप पर कितना अभी तक चल पाए हैं उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये बैठक महत्वपूर्ण है और इस बैठकों के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब इन चीज़ों की मॉनिटरिंग यहाँ पर करते हैं, फीडबैक यहाँ पर लेते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में उसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिलता है और जो अधिकारियों की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी भी तय यहाँ पर की जाती है ताकि किसी भी प्रकार से विकास के कार्यों में कोई कोताही या लापरवाही ना बरती जा सके। जी अबे आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी का दिल्ली दौरा और पार्टी संगठन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। संविधान पर चर्चा को लेकर बैठक होगी और पार्टी संगठन ने बड़ी और अहम बैठक बुलाई है और पार्टी ने सभी मुख्यमंत्री को बैठक में बुलाया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है और पार्टी संगठन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा और फिर संविधान पर चर्चा की जाएगी और इसी को लेकर बैठक है। तो पार्टी संगठन ने बड़ी बैठक बुलाई है और सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में उनको बुलाया गया है, यानी कि वो शामिल होंगे और इसके बाद फिर पार्टी संगठन और संविधान पर चर्चा। तो अभय के अंतरा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है और पार्टी संगठन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्या कुछ जानकारी इस दौरे को लेकर, इस बैठक को लेकर?
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद, यानी जैसे ही समीक्षा बैठक सचिवालय में समाप्त होगी, उसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना होंगे। दिल्ली में ये कह सकते हैं कि पार्टी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक है। पार्टी संगठन की तरफ से उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि कल जो संभावना बताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं पार्टी के, वो यही है कि संविधान को लेकर चर्चा होनी है। और जिस संविधान को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार सरकार की घेराबंदी यहाँ पर कर रही है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान में किस प्रकार से परिवर्तन करने का काम सत्ताधारी दल की तरफ से किया जा रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर एक मंथन वहाँ पर होना है, विचार विमर्श वहाँ पर होना है, चर्चा होनी है। और उसमें सभी बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री, उनको बुलाने का काम वहाँ पर किया गया है। पार्टी संगठन के जो वरिष्ठ नेता है, उन्हें भी इस कार्यक्रम में बुलाने का काम वहाँ पर किया गया, ताकि बीजेपी आने वाले दिनों में और आक्रामक रूप यहाँ पर अपना सकर विपक्षी दलों के जो हमले हो रहे हैं, जुबानी हमले जो हो रहे हैं, उनको करारा जवाब देने का काम यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा जो संविधान की जो विशेषताएं हैं, जिनको लेकर अभी तक बातचीत नहीं हो पाती है, संविधान को लेकर कई जो गलतफहमियां, आशंकाएं इन दिनों समाज में फैली हुई है, उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, और क्या जनता के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम हो सकता है, उनको कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत वहाँ पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी का यह महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा है, जिसमें समझ सकते हैं कि पार्टी संगठन अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का काम वहाँ पर करेगा। कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के जो जुबानी हमले होंगे, जो आक्रामक जो तेवर होंगे, और यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जी अब यहाँ पर मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये जो बैठक होने जा रहा है, वो कितने बजे से बैठक शुरू होगी, कितने बजे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे? और दूसरा ये कि ये बैठक, चूंकि अब शीर्ष नेता भी होंगे, तो मतलब बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, बैठक की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक कहा जा सकता है कि जो पार्टी के सूत्रों की तरफ से जो जानकारी मिल पाई है, ये संगठन की तरफ से बुलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर मौजूद रहना है। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका यहाँ पर संबोधन यहाँ पर हो सकता है। और ये कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में किस प्रकार से पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाने का काम यहाँ पर हो पाए, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व का हो या प्रदेश नेतृत्व का हो, और मुख्यमंत्रियों को जिस प्रकार से इसमें शामिल रहने के लिए कहा गया था, इसमें समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के जो आक्रामक तेवर होंगे, जो विपक्षी दल अभी तक घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निपटने में एक मददगार है मंथन यहाँ पर होगा, चर्चा यहाँ पर होगी। और कल ये बैठक होनी है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि आज देर शाम से कल तक इन सब चीज़ों को लेकर अलग अलग सेशन में बातचीत वहाँ पर होगी, जिसमें सभी लोग आमंत्रित यहाँ पर रखेंगे। जी अब चूंकि अब हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, वो सड़क हो या सदन हो, मतलब विपक्ष अटैकिंग मूड में है। अब बीजेपी चूंकि बैठक बुला रही है, तो इसमें क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, कैसे रिटेलिएशन किया जा सकता है, मतलब कैसे उनका जवाबी कार्रवाई के लिए बीजेपी रणनीति तैयार करेगी? क्या कुछ पूरी रणनीति हो सकती है बीजेपी की, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने जितने फायर ब्रांड नेता हैं, जिनके खास तौर पर जिन पर जनता भरोसा करते हैं, जिनके कामों की सराहना जनता की तरफ से की जा रही है, उन सभी को यहाँ पर बुलाने का काम हो पा रहा है। इसमें सीधे तौर पर चर्चा संविधान को लेकर होगी, लेकिन पार्टी की जो रणनीति होगी कि किस प्रकार से अपने अपने राज्यों में बीजेपी और सशक्त बन सकती है, संगठन को और मजबूती यहाँ पर दी जा सकती है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि कोशिश जरूर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है, इसके परिणाम भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में कहा जा सकता है कि बीजेपी विपक्ष के जो हमले हैं, उन हमलों को नाकाम करने की कोशिश में यहाँ पर जुटी है, ताकि किसी भी प्रकार से सत्ता पक्ष की घेराबंदी ना की जा सके। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने की वन विभाग की कोशिशों में कुछ खास कमाल देखने को मिल रहा है, और वन विभाग अपनी तरफ से वनाग्नि सुरक्षा के लिए नए नए प्रयास करने में जुटा हुआ है। और इसी को देखते हुए अल्मोड़ा जिले के विकास खंड के कुड़ीधार में वनाग्नि सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह के निर्देशन में वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान ग्राम प्रधान आनंद वल्लभ भट्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन किशोर चंद्र द्वारा किया गया और उन्होंने वनाग्नि से वातावरण में पड़ने वाले दुष्परिणाम, वायु प्रदूषण और पर्यावरण नुकसान से संबंधित जानकारी दी गई।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और यूपी की बाल विकास महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। बेबी रानी मौर्य ने सीएम से मुलाकात कर मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात की और महाकुंभ मेले का इन्विटेशन उनको दिया। तो आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी क्रम में बीजेपी के निकाय चुनाव प्रभारी प्रदीप बिस्ट ने अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक में नगर निगम के मेयर पद और पार्षद पद के दावेदार भी शामिल हुए। जिला प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों और रणनीतियों के लिए जरूरी टिप्स दी। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। प्रदीप बिस्ट ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और मतदाताओं को जोड़ने का काम करें। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को एकजुट होकर काम करने की अपील की। सबसे प्रथम काम भारतीय जनता पार्टी का अल्मोड़ा नगर निगम जीतने का लक्ष्य है। चेहरा कोई भी हो, हमारा जो प्रत्याशी है कमल का फूल है। सब कार्यकर्ता यही तय कर रहे हैं और जो कई समय से हम यहाँ पर जो नहीं जीत पाए हैं, सब कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि इस बार हमें भारी बहुमत से जीतना है। हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है, धामी जी जैसा युवा नेतृत्व है और उन्होंने अभी नगर निगम घोषित भी करा है। और हमारे समस्त वरिष्ठ जन, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे पूर्व विधायक गण, सभी लोगों ने यह सोचा है कि इस बार हम जो अल्मोड़ा नगर निगम है भारी मतों से जिताएंगे। सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अधिकतम उम्मीदवारों का होना है दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, इसलिए अधिकतम कार्यकर्ता अपनी दावेदारी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिससे राजधानी में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी समीर बंसल शहर में सुगम यातायात यानी कि सही तरीके से यातायात व्यवस्था और जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी समीर बंसल ने कहा कि ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है और जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और शहर में पार्किंग के लिए नए लोकेशन को पॉइंट आउट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कार्यों में तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। कई फ्रंट्स पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो 3 जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस। तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रैवलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है कि हम ओवर जो हमारा फ्लाईओवर है उसमें कैसे हमारे MB एक्ट के प्रावधानों को यूज़ करके जो हमारा कारगिल रोड की तरफ टर्न है उसमें अनेबल कर दें। कुछ उसमें डिवाइडर बनाकर छोटे वाहनों के लिए मल्टीपल डायरेक्शंस में खोल दिया जाए तो उससे ईज़ आउट होगा। ISBT के दोनों गेट्स खुलवा दिए गए हैं जो पहले एक ही गेट से संचालित हो रहा था। सेकेंडली जो कैचमेंट से पैसेंजर्स को ISBT तक पहुंचाते हैं हमारे छोटे वाहन और कुछ अनऑथराइज्ड बसेस जो स्टॉप ओवर्स वहाँ पे करते हैं आउटसाइड ISBT, तो उनके ऊपर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है बाय आवर RTO एंड ट्रैफिक पुलिस। उनको सीज किया जा रहा है, लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। तो प्रदेश भर के उत्तराखंड के सभी जिला अस्पताल और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में OT टेक्नीशियन की और सफाई कार्मिकों के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। इस बात पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यह काम प्राचार्यों को दिया गया है ताकि शासन की तरफ से कोई दिक्कत ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम हर अस्पताल में 4 से 5 मरीजों के लिए एक वार्ड बॉय तैनात करेंगे और 10 मरीजों के लिए एक आयुष्मान मित्र को तैनात किया जा रहा है जो मरीज की पूरी सहायता करेगा। पहली बार इन 24 सालों में
स्वास्थ्य विभाग में 100% हमने आशाएं दे दी हैं, 100% एनम दे दिए हैं, 100% अब हमने लैब टेक्नीशियन दे दिए हैं, 100% अब नर्सिंग स्टाफ दे दिया है, और अभी डॉक्टर्स जो है लगभग 80% हो गए हैं। 20% जो बैकलॉग है वो भी हमने विज्ञापन जारी कर दिया है 288 पदों का। अब कई जगह डिमांड ये थी कि भाई हमको ओटी टेक्नीशियन चाहिए, हमको जो है जो सफाई के लिए जो है कार्मिक चाहिए, तो अब हमने इसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी और मेडिकल कॉलेजों को भी आउटसोर्स एजेंसी बनाने के लिए कह दिया है कि वो आउटसोर्स से जो है नियमानुसार जितने उनको पद चाहिए, कहीं 300 चाहिए, कहीं 250 चाहिए, कहीं 500 चाहिए, तो हमने उनको बोल दिया है। और ये अधिकार भी प्राचार्यों को दे रखा है ताकि शासन में जो है दिक्कत न रहे। तो मुझे लगता है कि सभी जगहों का विज्ञापन आ गया है, और अब हम ये भी कर रहे हैं कि 4 से 5 मरीजों पे एक वार्ड वाय दे रहे हैं ताकि मरीज को कोई दिक्कत न हो। 10 मरीज पे हम एक आयुष्मान मित्र दे रहे हैं। तो आयुष्मान मित्र इसलिए दे रहे हैं कि मरीज को जो है समय पे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार मरीज एकल रहता है, उसके तीमरदार उसके साथ में नहीं रहते हैं, तो हमें चाहते हैं कि आयुष्मान मित्र जो है उसकी पूरी सहायता करेगा। तो धामी कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की परेशानी दूर हो गई। आपको बता दें कि राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया था, यानी वापस कर दिया था। और इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। खेल मंत्री रेखा आर्या ने संशोधित खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा होगा। तो खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत लपकना पुल के पास का है, जहां एक यूपी नंबर की गाड़ी i20 जिसका नाम है और उसमें आग लग गई, जिसमें कार जलकर राख हो गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसमें दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लेकिन अभी आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला। तो देहरादून के देहात क्षेत्र मांडूवाला में चेकिंग के दौरान बुधवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो बुरी तरीके से घायल हो गए और इस घटना के बाद पुलिस ने घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल पुलिस ने देहरादून देहात क्षेत्र के मांडूवाला में चेकिंग अभियान चलाया था और इस बीच पुलिस के साथ एक बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस दौरान शातिर बदमाश वहां से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने अभियान जारी रखा और पुलिस ने बदमाश को घायल करके गिरफ्तार किया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।